आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया। सोमवार को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई और इस फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। वहीं भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब इसका असर उनके आपसी रिश्तों और खासकर राजनीति पर क्या होगा। जाहिर है, शेख हसीना लंबे समय तक दक्षिणी एशिया की राजनीति में अहम चेहरा रही हैं। उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई और स्थिरता के मामलों में बांग्लादेश की छवि मजबूत की। उनके शासन में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, व्यापार जैसे मुद्दों पर रिश्ते काफी मजबूत हुए। अब कोर्ट के इस फैसले ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई चुनौती दे दी है। बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में है और उन्होंने अपनी सरकार के पतन को तानाशाही के खिलाफ साजिश बताया और नई सरकार पर कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। याद दिलाते चले कि जुलाई अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और जनता का गुस्सा बढ़ा तो शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार बनी। इस नई सरकार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और इस्लामी समूहों की भूमिका काफी अहम रही है। नई सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चुनौतियां खड़ी हो गई है। आज हुंकार में इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या भारत को बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला मानना कानूनी मजबूरी है या भारत अलग रुख अख्तियार कर सकता है? दूसरा और अहम सवाल, अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना कर देता है तो क्या होगा, यानी भारत को अब अगला कदम क्या उठाना होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा और अहम सवाल, शेख हसीना के सामने अब कौन से रास्ते हैं, अब उनके पास क्या विकल्प बचते हैं, वो आज की चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजदूत हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुशील जी, आपसे समझना चाहूंगी, शेख हसीना को जो ये सजाए मौत सुनाई गई है, आईसीटी का जो ये फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला न्याय है या फिर राजनीति? देखिए, बिल्कुल, जो अब जिस तरीके से ये जितनी जल्दबाजी के साथ, पहली बात मैं कहूँगा कि फैसला दिया गया और जिस तरह से जो पूरी लीगल प्रोसेस को उसको रन किया गया, शेख हसीना को अपना वकील चुनने की अनुमति नहीं दी गई, जो वो एविडेंस लीड करना चाहती थी उसका उनको मौका नहीं दिया गया, तो उसको देख करके लगता है कि ये जो है जिस तरह का फैसला था ये प्री ऑर्डेंड था, पहले से डिसाइड हो चुका था, क्योंकि शेख हसीना ने खुद अक्टूबर में बोला था कि मुझे सजा दी जाएगी और इनके बेटे ने, जो कि उनके एडवाइजर भी हैं, यूएसए में रहते हैं, उन्होंने फैसला आने से पहले कहा था कि उनको, उनकी मदर को जो है फांसी की सजा दी जाएगी और वही तरीके वो सजा हुई। तो सबको मालूम था कि क्या ये डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जो आईसीटी बना हुआ है, बनाया गया था, इंटरेस्टिंगली वो शेख हसीना ने खुद के कार्यकाल में बना था, क्योंकि जो उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके हत्यारों को सजा देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मोस्टली जो है वहां से वो भाग गए थे, दूसरे देशों में थे, तो इसलिए बनाया गया था। उसमें पूरे जो जजेस हैं वो पूरी जो है उनको पूरी तरह से चेंज किया गया, जैसा कि पिछले 1-1.5 साल से वहां पे बांग्लादेश में हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस हैं, उनको फोर्स किया गया कि वो रिजाइन करें, इनको घेराव किया गया और अपनी मर्जी से ये जो सरकार है, नई जो बनी हुई सरकार है, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद बड़ा ही सवाल पैदा करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है और वहां कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इस सरकार ने अपॉइंटमेंट किए तो इसकी लेजिटिमेसी पे बहुत सवाल है। दूसरा, जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया उस पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, जिसलिए लगता है कि ये मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिसीजन, प्री डिसाइडेड था कि ये सजा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी, इस फैसले को, जो आईसीटी का ये फैसला है, इसको दुनिया कैसे देख रही है? और भारत की अगर बात करें तो क्या भारत को बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला मानना कानूनी मजबूरी है? क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना कर देता है तो आगे क्या होगा, इसको समझना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, पहले तो ये, जैसे अम्बेसडर साहब ने अभी बताया कि
ये जो ट्राइब्यूनल है, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बांग्लादेश में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट है जो विच हंटिंग की तरफ बढ़ रही है। और जैसे जिस प्रकार से जजेस का तबादला हुआ और जो ये 5 जजेस लगाए गए, अगर आप इनका बैकग्राउंड भी देखें तो आपको एक साफ इंडिकेशन मिलेगा कि ये एक शैम वर्डिक्ट था, एक डॉक्टर्ड वर्डिक्ट था कि आपके पास फैसला पहले से ही था, बट आपने एक अपने मोशंस करने थे और उसको दूसरा, जब इस प्रकार की दलीलें कोर्ट में पेश की जाती हैं, उसमें आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास विटनेसेस होने चाहिए और दोनों तरफ की सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक वन साइडेड ट्रिब्यूनल था और इसका ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसीलिए अभी आपने पूछा कि दुनिया इसको कैसे देखती है। दुनिया इसको आई डोंट थिंक एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज इस टाइप का जो ट्रिब्यूनल अगर आप बनाएंगे और उसको एक मैंडेट अगर आपने पहले से ही दे दिया है दैट शी हैज टू बी गिवन डेथ पेनल्टी, तो फिर लॉ का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता, बिकॉज जस्टिस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं दे हैव टू बी फॉलोड। बिल्कुल। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट इसको मैं इतना जरूर जानता हूं कि jurisprudence of the law was not taken into account और दोनों तथ्य को सुने बिना आपने फैसला कर दिया। तो इसका मतलब कि ये एक फैसला है जो कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी अगर आप इसको ले जाए। और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक ये पॉइंट मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं दैट देयर इज नो अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो ये कौन सा कानून है कि आप इसकी अपील भी नहीं कर सकते।